वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज रेम्युनरेशन एंड इंसेंटिव। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड पीस रेट सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है रेम्युनरेशन एंड इंसेंटिव्स। तो हमें पता है कि जो वर्कर्स को रेम्युनरेशन दिया जाता है, ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमने किया लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो रेम्युनरेशन टू वर्कर इज अ पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो वर्कर्स को कितना रेम्युनरेशन दे कि वो सेटिस्फाई हो सके। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम उनको कम वेजेस देंगे तो ही हमारी कॉस्ट कम होगी। कई बार ज़्यादा वेजेस देने से भी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि अगर हम वर्कर्स को हाई वेजेस पे करेंगे, इससे उनको क्या होगा, दे विल बिकम एफिशिएंट एंड दे विल प्रोड्यूस मोर। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है लेबर कॉस्ट कम होगी। तो हाई वेजेस डजंट मीन कि उससे कॉस्ट हाई होगी। अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उससे फिक्स्ड कॉस्ट भी कम होगी, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। वैसे फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है, बट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी। तो अगर हम बात करें कि गुड वेज सिस्टम की क्या फीचर्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो वेज सिस्टम है वो फेयर होना चाहिए दोनों के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय के लिए। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रांटेड मिनिमम वेजेस होने चाहिए। ठीक है, और जो भी हमने पेमेंट करनी है वर्कर्स को, मिनिमम वेजेस तो देने ही देने हैं। उसके बाद उनको मेरिट बेसिस पे, जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा वेजेस देने चाहिए एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर्स। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर है ऑब्वियस है उनका काम ज़्यादा होगा तो दे शुड बी पेड मोर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होनी चाहिए। सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेबर टर्नओवर सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि लेबर टर्नओवर जो है कम हो। ठीक है, एंड दे शुड नॉट वायलेट, है ना। जो वेज सिस्टम है इस तरह होना चाहिए कि किसी भी एग्रीमेंट को वायलेट ना करे। ठीक है, तो उस तरह की इंडस्ट्रीज में, उस तरह के एरियाज में जो वेजेस हैं, तो वेज सिस्टम वैसा ही होना चाहिए। प्राइसेस के अकॉर्डिंग उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। और सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी से कोरिलेट करता हो, सिंपल हो, किसी भी तरह का कोई भी सस्पिशियस ना हो। ठीक है, तो वेज पेमेंट है, इसके मेनली दो मेथड हैं। फर्स्ट इज टाइम वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम क्या होता है? जिसमें वर्कर्स को हम टाइम के अकॉर्डिंग पे करते हैं, या तो आवरली या डेली, ये वीकली या मंथली वेज रेट। ठीक है, तो इसमें जैसे पर आवर पे किया जाता है। मान लो वर्कर जो है उसका पर आवर वेजेस हमने फिक्स किए 0.75, 75 पैसा पर आवर। ठीक है, उसने 220 आवर्स काम किया। 220 आवर्स काम किया तो 220 आवर्स इंटू 75 पैसा, दैट इज इक्वल टू 165 रुपीज। तो हम उसको 165 रुपीज पे करेंगे। ठीक है, एक होता है फ्लैट टाइम रेट। फ्लैट टाइम रेट भी फिक्स है टाइम का, है ना। तो ये पुराना तरीका है ना। फ्लैट टाइम रेट, जैसे उनको एक ही रेट, जैसे 75 पैसा पर आवर पे कर दिया। ठीक है, तो ये जो मेथड है कहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? जहाँ पे स्किल्ड, हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं। ठीक है, तो वेयर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये फ्लैट टाइम रेट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आर्टिस्टिक नेचर की गुड्स है। वहाँ पे हम लोग उनको टाइम देते हैं कि आप जितना टाइम लगाओगे हम उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। ठीक है, और जो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द वर्कर, क्योंकि आर्टिस्टिक नेचर की चीज़ें हैं जहाँ इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है, जिसमें हम आउटपुट मेजर नहीं करते। ठीक है, जहाँ पे सुपरविज़न की जहाँ पे हम सुपरविज़न कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो वेयर वर्क डिलेज एज फ्रीक्वेंट और बियॉन्ड ऑफ द एम्प्लॉयज, तो इंसेंटिव्स भी स्कीम भी मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइम वेज फिक्स किया जाता है उसमें हम लोग क्या है, सबको एक जैसे टाइम के अकॉर्डिंग पे करते हैं, और जहाँ पे हमें पीस रेट जो है मुश्किल है डिटरमिन करना, तो वहाँ पे टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग किया जाता है। सिंपल है, ठीक है। टाइम के जैसे हम अपने घर पे जो है वाइट वॉश के लिए वर्कर्स रखते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या है कि अगर हम उनको डेली वेजेस पे करते हैं तो उन पे थोड़ी सुपरविजन की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि हम उनको डेली पे कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो फ्री बैठे हैं, है ना। तो अगर हम टाइम वेज पे करते हैं तो वहाँ पे सुपरविजन की ज़रूरत ज़्यादा है। इससे वर्कर को सिक्योरिटी है, वो जितने घंटे काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाएगा। ट्रेड यूनियन भी इसे लाइक करती है, क्यों? क्योंकि वर्कर्स को टाइमली पे किया जाए। अब अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग पे करेंगे, वर्कर जो है जल्दी नहीं करेंगे, है ना, तो काम आराम से करेंगे। आराम से करेंगे तो उससे क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी को कोई डैमेज नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नुकसान क्या है कि ऐसा नहीं है कोई एफिशिएंट वर्कर है उसको कुछ ज़्यादा पे किया जाएगा, आइडियल टाइम है उसकी पेमेंट नहीं की जाती, ठीक है। सॉरी, आइडियल टाइम की भी पेमेंट की जाती है क्योंकि उनको टाइम के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। तो जितने घंटे वो काम कर रहे हैं उनको पे किया जाता है। बीच में जो आइडियल टाइम भी आता है उसकी भी पेमेंट जो है वर्कर को करनी पड़ती है। टेंडेंसी टू इनएफिशिएंस, वही हो गया, एफिशिएंट वर्कर जो है उनको पता है कि जो मुझे पे कर रहे हैं वही इनएफिशिएंट को पे कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कई बार इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो इसके लिए सुपरविजन चाहिए, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इससे प्रोडक्शन शेड्यूल कई बार अपसेट हो जाता है और वर्कर्स जो है ओवर टाइम की डिमांड करते हैं या इनकरेज करते हैं। हाई डे रेट, हाई डे रेट क्या है, जिसमें हम फ्लैट रेट तो फिक्स करते ही हैं पर डे पर आवर, ठीक है, बट जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं ना उनके लिए हाई रेट फिक्स किया जाता है। भी अगर आप काम ज़्यादा करोगे या प्री, है ना, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है उससे पहले काम कर लोगे, देन यू विल बी पेड मोर वेजेस देन द अदर वेजेस। तो इसमें थोड़ा ये है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट का डिफरेंट हो जाता है। देन आगे मयर्स डे रेट, इसमें वो काम को डिवाइड करते हैं ना, भी हमने इतना काम आज करना है और जो लेवल्स फिक्स किए जाते हैं, अगर इतना काम किया तो इतने वेजेस, ठीक है। तो परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड हो तो इससे क्या है, एफिशिएंट वर्कर्स को इंसेंटिव मिलता है बिकॉज जो हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे हायर रेट उनको पे किया जाता है। ग्रेजुएटेड टाइम रेट, रेट ऑफ वेजेस लिंक अप विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना। तो रेट पर आवर पर डे इनिशियली गोज ऑन चेंजिंग विद चेंज इन लिविंग, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ता रहता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे टाइम रेट भी चेंज होता रहता है, ठीक है। डिफरेंशियल टाइम रेट, डिफरेंट रेट आर फिक्स्ड फॉर डिफरेंट वर्कर्स इन द सेम ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल एबिलिटीज एंड स्किल्स। तो वर्कर्स की पर्सनल एबिलिटीज और स्किल के बेसिस पे उनको वेजेस जो है डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, पीसेस के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है, ठीक है, पर पीस पर यूनिट, है ना, पर प्रोडक्ट जो है पेमेंट की जाती है। जैसे पर यूनिट हमने 2 रुपीज़ फिक्स किए हैं, ठीक है, उस पर्सन ने 5 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं तो 1 यूनिट के 2 रुपये हो गए तो 5 यूनिट के 10 रुपये हो गए। तो जितनी यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर करेगा उतनी उसको पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे क्वालिटी भी मैटर करती है बट उतनी मैटर नहीं करती जितने टाइम वेज में हम करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनाने की कोशिश करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। तो अब जो पीस रेट है उसके आगे मेथड्स दिए, 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले आ गया स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने ग्रंटेड टाइम रेट तो देना ही देना है, उसके साथ उनको पीस रेट के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा अगर उनकी अर्निंग्स जो है पीस रेट सिस्टम में टाइम वेज से ज़्यादा है। हाँ जी, इसके फायदे क्या है, ए एफिशिएंट वर्कर्स को इंसेंटिव मिलता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, ऑब्वियस है क्योंकि वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनाने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, ठीक है, क्योंकि यूनिट वाइज पेमेंट हो रही है तो आइडियल टाइम की कोई पेमेंट नहीं होगी। लेबर कॉस्ट
एग्जैक्ट होगी, टूल्स एंड मशीन प्रॉपर मेंटेन होंगे, ठीक है जी। एंड देन सुपरविजन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्कर्स को हम जो है पीसेस के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस बनाएंगे। इंड्यूसमेंट टू इनएफिशिएंट वर्कर्स, उनको एफिशिएंट बनने के लिए इंड्यूस किया जाएगा। अब इसका नुकसान क्या है, कई बार हमें फिक्स पीस रेट फिक्स करने में ही प्रॉब्लम आती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनेंगी तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, वो मैंने पहले ही बताया। तो मटेरियल वो ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि मटेरियल को किस तरह, वो ज़्यादा टाइम जो है सोचने में नहीं लगाएंगे, चीज़ को बनाने में लगाएंगे, तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि कॉस्ट कम हो जाए, हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाए। लेबर कॉस्ट में कोई सेविंग नहीं होगी, रेदर लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। वर्कर को वेजेस की कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर वो प्रोडक्शन करेंगे तो उनको पीसेस के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी, ठीक है। वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे, उनमें लालच आएगा, वो अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करके भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्वालिटी यहाँ मैटर नहीं करेगी, ठीक है। स्लो वर्कर्स, उनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है उनको मिनिमम वेजेस ही मिले। देन आ गया टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, हाँ जी, टेलर का जो सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है कि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं या जो स्लो वर्कर्स हैं उनको कम पे करना है, उनको पेनलाइज करना है, मीन्स उनको कम जो है पीस रेट पे पेमेंट करनी है, और जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको हायर पीस रेट पे पेमेंट करनी है। उसका मेन मकसद जो था, टेलर जो था, ही वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। तो उन्होंने इस तरह से रूल बनाया कि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको कम पे करो, ताकि वो भी काम थोड़ा अच्छा करना शुरू कर दे, वो भी एफिशिएंट बन जाए, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि अपने आप ही इनएफिशिएंट वर्कर हो सकता है लीव करके चला जाए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ही आया हुआ है पेपर में, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कैसे होगा, ठीक है। जैसे उसने कहा कि स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट भी, एक यूनिट को बनाने में 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। ये हमें रेट दे दिया, तो 20 सेकेंड में बनती है एक यूनिट, तो 60 सेकेंड्स में कितनी यूनिट्स बनेगी, 3 गुना बनेगी ना, 3 यूनिट्स बनेगी। पॉइंट क्लियर। तो अगर हम बात करें एक आवर की, तो एक आवर में कितनी यूनिट्स बनेगी, 180 यूनिट्स, ठीक है। ये पर डे की बात कर रहा है, तो एक दिन में कितनी, एक घंटे में 180 यूनिट बनेगी, तो एक दिन में कितनी यूनिट्स बननी चाहिए, 1440, ठीक है। अभी हमने सिर्फ यही फाइंड किया है कि एक दिन की स्टैंडर्ड यूनिट्स कितनी है, दैट इज 1440। अब उसने कहा है कि जो वेज रेट है, वेज रेट कितना है, 1.80, है ना, एक घंटे का। एक घंटे का 101 रुपये 80 पैसे है, एक घंटे में हम लोग कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, 180 यूनिट्स, ठीक है। तो पर यूनिट रेट क्या हुआ, दैट इज 1 पैसा, 0.01, क्लियर है। अब हमें एक घंटे का इतना मिला है। अब अगर कोई वर्कर इससे कम, है ना, जितनी हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, अगर वो इससे कम बनाएगा तो उसको 1 पैसे का 80 पैसे, है ना, 80% मिलेगा, यानी कि 0.8 मिलेगा। और 1 पैसा हो गया 1.0, नहीं वो रुपया हो गया, 1 पैसा हो गया 0.01 नहीं है, ठीक है। अब उसका 80% होगा। अगर कोई वर्कर 120 उससे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसको 120%, यानी 1 रुपया 20 पैसा मिलेगा, ठीक है जी। अब जो ए वर्कर है उसने तो 1400 यूनिट्स बनाई है, लेस देन स्टैंडर्ड बनाई है, तो उसको हम इसके अकॉर्डिंग पे करेंगे, ठीक है। और जो बी वर्कर है उसने 1600 यूनिट्स बनाई है, उसको हम किसके अकॉर्डिंग पे करेंगे, उसको हम इस पैसे 1.2 के अकॉर्डिंग पे करेंगे, ठीक है। अब अगर हम नॉर्मल पे करते
1 पैसे के अकॉर्डिंग, तो इसको करते 14 रुपये और इसको करते 16 रुपये, बट क्योंकि इसने स्टैंडर्ड से कम किए हैं तो इसको मिलेंगे 11 रुपये 20 पैसे और इसको मिलेंगे 19 रुपये 20 पैसे। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कितनी यूनिट्स, यू कैन से 200 यूनिट कम बनाने से इसको मिला 11 रुपये 20 पैसे और इसको मिला 19। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ये टेलर का पॉइंट है कि जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको कम पे करो, जो एफिशिएंट वर्कर है उसको ज़्यादा पे करो। ठीक है जी। देन बात करते हैं मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। मेरिक का जो रेट है वो क्या कहता है, मेरिक क्या कह रहा है, मेरिक कहता है कि 3 पीस रेट हम लोग अप्लाई करेंगे वर्कर्स के लिए अकॉर्डिंग टू देयर जो है परफॉर्मेंस। कहता है जो वर्कर्स 83% से कम वर्क करेंगे, जिनकी परफॉर्मेंस लेस देन 83% है, उनको हम ऑर्डिनरी जो भी रेट फिक्स किया है ना वो पे करेंगे। जिनकी परफॉर्मेंस ठीक है अप टू 100% है उनको हम 110% पे करेंगे। और तीसरे जिनकी परफॉर्मेंस मोर देन 100% है उनको हम क्या पे करेंगे, 120% ऑफ द वेजेस पे करेंगे। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे है हमारे पास पीस रेट सिस्टम बताया है, नॉर्मल रेट बताया है 18 रुपीज़, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, 1 यूनिट को 1 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में वी कैन से कि 1 मिनट में 1 यूनिट बनती है, तो 1 घंटे में बनती 60 यूनिट्स, तो 8 आवर्स, एक आवर का हो गया, तो 8 आवर्स में बनेंगी 480 यूनिट्स। ठीक है। नॉर्मल रेट है ₹18, तो नॉर्मल आउटपुट है 60 यूनिट्स, तो पर कितना आ गया 30 पैसा। यहाँ तक क्लियर है। अब इस वर्कर ने, पहला जो वर्कर है, पहले तो हम इसका 83% कर ले, है ना, 480 यूनिट्स का, ठीक है, क्या होना चाहिए 83%, मतलब इसने वर्कर ने काम किया 384 यूनिट्स, किसमें से, आउट ऑफ 480 यूनिट्स, तो इसने कितने परसेंट परफॉर्मेंस दी है 80%। अब इसको जो पे किया जाएगा किस रेट पे किया जाएगा, 30 पैसा के अकॉर्डिंग। किस रेट पे किया जाएगा, 30 पैसे के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है लेस देन 83% है। ठीक है जी। सेकेंड हम बात करते हैं बी की। बी की आउटपुट कितनी है 450, आउट ऑफ कितनी है 480, तो इसकी परफॉर्मेंस आ गई 93.7%। तो कहने का मतलब इसको हम किस रेट पे करेंगे, ऑर्डिनरी रेट क्या है, नहीं, इसको पे करेंगे हम 110%। 110% किसका, 30 पैसा। ठीक है, 450 इंटू 30 पैसा इंटू 110%, आप इस तरह भी कर सकते। ठीक है, तो ये आ गया 148 रुपीज़। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सी की। सी ने कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर की हैं, 552। ठीक है जी, आउट ऑफ 480, तो इसकी कितने परसेंट होगी, 552 ओवर 480 इंटू 100, ये होगी 115%। ठीक है, मोर देन 100%, तो इसको हम पे करेंगे 120%। तो 120% उसी तरह से करेंगे, 552 इंटू 30/100 इंटू 120%, तो ये आ गया 198। तो मेरिक का पॉइंट ये कह रहा है कि अगर तो बिलो 83% है तो ठीक है, नॉर्मल पेमेंट हो रही है। अब अगर हम बात करें बी की, जिसकी परफॉर्मेंस जो थी 93% थी, उसको वैसे 135 पे होना था, अब उसको 148 पे हो रहा है। ठीक है, और जिसकी परफॉर्मेंस मोर देन 100% है, उसको वैसे 165 पे होने थे, अब हो रहे हैं 198। तो इतना मतलब डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव स्कीम। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे गैंट टास्क की। गैंट टास्क जो है इसने अपने पॉइंट्स बनाए हैं,
मतलब तीनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है प्लान दिया है। तो ये वर्कर कह रहा है कि अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है, इट मीन्स कि उसकी एफिशिएंसी लेस देन 100% है, तो उसको उसके टाइम के अकॉर्डिंग पे करो। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम में पूरा कर रहा है, इट मीन्स 100% एफिशिएंसी है, तो उसको स्टैंडर्ड टाइम वेजेस दो। बट अगर कोई वर्कर मतलब स्टैंडर्ड टाइम से कम में पे कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसका एफिशिएंसी मोर देन 100% है, तो उसको 20% बोनस दो। ठीक है, ठीक है जी। तो इसने अपने हिसाब से कैटेगरी 3 ही रखी है और पेमेंट का सिस्टम इसने अलग रखा है। ठीक है, तो गैंट का जो बोनस प्लान है वो क्या कह रहा है कि जैसे इन्होंने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रखी 1000, ए ने करी है 850 यूनिट्स 85%, बी ने की है 100% और सी ने की है 110%। अब जो ए है उसको हम किस तरह पे करेंगे, उसको मिनिमम 500 पे करना है बिकॉज इज परफॉर्मेंस इज लेस देन 100%। और जिसकी 100% परफॉर्मेंस है उसको हमने पे करना है जो फिक्स वेज की है, फिक्स रेट क्या किया है 50 पैसा पर यूनिट, तो इसको हम 50 पैसा पर यूनिट के अकॉर्डिंग पे करेंगे। 1000 यूनिट्स का 50 पैसा और प्लस क्या लिखा है उसने, प्लस लिखा है 20% बोनस। ठीक है, तो सी वर्कर है। अच्छा, अब जो 20% बोनस है वो हमने इसका लेना है 500 का। जैसे अगली में 1100 यूनिट्स करी हैं तो 550 बन रहा है। अब 20% 500 का नहीं लेना, 550 का 20% लेना है। तो इस तरह हमने इसको तैयार करना है। तो ये था हमारा टाइम और पीस रेट सिस्टम। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।